नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। पूरे देश में किसान एक तरीके से आंदोलनरत हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पंजाब हरियाणा से मुख्यतः इन्हीं दो राज्यों से किसान आए हुए हैं और दिल्ली को एक तरीके से घेरने का प्रयास है। क्यों घेरने का प्रयास है? ताकि जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि सुधार कानून बनाए हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए। किसान इसलिए आए हुए हैं सड़कों पर। तो क्या यह वास्तव में ऐसा है कि किसानों के विरोध में यह बिल है या किसान के हित में यह बिल है? इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपको यहाँ पर जो आप टीवी न्यूज़ डिबेट्स में देखते हैं वो नहीं मिलेगा। मैं आपको सीधी और सरल भाषा में समझाऊंगा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं जब भी किसी कानून का नाम सुधार रखा जाता है, चाहे वो मजदूर सुधार की बात हो, चाहे वो कृषि सुधार की बात हो, चाहे वो औद्योगिक सुधार की बात हो या और किसी भी प्रकार का जिसमें सुधार शब्द लगा होता है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर क्यों आ जाते हैं। इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहली बात, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। चाहे वो कोई भी हो, कितना ही पावरफुल नेता हो, कितना भी शक्तिशाली नेता हो, वो यहाँ पर अपनी तानाशाही स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि भारत चुनावों का देश है, चुनावी त्यौहार वाला देश है। हर 6 महीने, हर 1 साल में चुनाव होते रहते हैं और भारत में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि वो अपने वोट बैंक को दूर करने वाला कोई कानून बनाए और उनको नाराज कर दें। पहली बात आप पॉइंटेड नोट कर लें कि कोई भी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को नाराज करने वाला कानून नहीं बनाता, भले से वो राष्ट्र हित में कितना ही आवश्यक हो। ठीक है, तो भाजपा ने भी ये जो कानून बनाया है, उसे पता है कि हमारे देश में 60-70% तक जो आबादी है वो किसानों की ही है और किसान पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है। तो दिमाग लगाइए कि क्या भाजपा ऐसा कोई कानून बनाएगी जिससे देश की 60-70% आबादी की आजीविका की खेती किसानी खतरे में आ जाएगी? क्वेश्चन आपको सोचना है, इसका जवाब आप खुद सोचिए। दूसरा, क्योंकि हमारे यहाँ बराबर निरंतर चुनाव होते रहते हैं, तो कोई भी नीति निर्माण अगर बनाया गया है तो लोगों को लामबंद करने की कोशिश की जाती है कि अगर ये सरकार है तो इसके हाथ पैर और बढ़ेंगे और ये और आपके खिलाफ कानून बनाएगी। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि कोई भी कानून वोट बैंक के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता और ख़ास तौर से किसानों के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि किसान 60 से 70% की आबादी देश में रखते हैं और मजबूत मैं कहूँ कि वोट बैंक हैं। किसी भी समर्थन अगर किसी दल को दे देते हैं किसान, तो उनकी सरकार बननी तय है। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहे कि कोई सरकार ये जानबूझकर खतरा मोल लेगी कि किसानों का हम शोषण करने के लिए ऐसा कानून बना दें और फिर हम अपनी सरकार चला पाएंगे, ऐसा भारत में संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थाएं चिरकालीन नहीं होती हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, कानून बदलते रहते हैं। कानून बनते ही इसलिए हैं कि कानून आगे चलकर ये बदलेंगे। क्यों? क्योंकि समय काल परिस्थितियां अगर बदलती हैं तो कानून को भी बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है और उसमें संशोधन का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि अगर चिरकालीन व्यवस्थाएं, चिरकालीन कानून बनाए जाते तो संशोधन नामक शब्द आपको सुनाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। अब इस कानून में क्या है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि जब कोई सुधार नामक कोई कानून बनता है जिसमें श्रम सुधार हो, कृषि सुधार हो, उद्योग सुधार हो या ईज ऑफ डूइंग की बात, व्यापार सुधार हो, तो इन कानूनों के खिलाफ लोग क्यों उतर आते हैं? इसका सिंपल सा है, क्योंकि कुछ लोग राजनीति विज्ञान नहीं जानते हैं, तो उसमें 2 विचारक हैं। एक का नाम मार्गेंथ्यू है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित रखते हैं। उनका ये कहना है कि जो सरकारें, देश निर्णय लेते हैं वो मनुष्य के स्वभाव से प्रेरित होते हैं। ये एक उनका यथार्थवादी विचारक हैं ये। लेकिन एक नव यथार्थवादी विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य और राज्य जो है ना,
ऐसी चीज़ें इसलिए करने के लिए प्रेरित होता है या करने के लिए विवश है क्योंकि व्यवस्था ने उसको ऐसा विवश बना दिया है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था चल रही है, उसी के हिसाब से देशों को व्यवहार करना पड़ेगा। चीन एक साम्यवादी देश है, लेकिन उसकी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। तो उसने क्यों बदला? क्योंकि आप जिस तरीके से विश्व चल रहा है उसी तरीके से आप चलेंगे। आप अकेलेपन में नहीं जी सकते, इसको आप नोट कर लें। तो केनेथ वॉल्ट ने जो ये बात कही है वो बिल्कुल 100% आज सही हो रही है, क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में आप अकेले तरीके से नहीं चल सकते। जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें ही आपको अपना सर्वोत्तम करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए आप सर्वाइव कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये देश में विरोध हो रहा है, इस विरोध को जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो विरोध किया गया है मैं वो कानून में क्या लिखा है वो उसके ऊपर भी आऊँगा। तो सबसे पहले आप कानून जान लीजिए कि कानून कौन से, क्योंकि विरोध करने वाले कहेंगे कि किसान कानून आया हुआ उसका विरोध करना है। ठीक है, कानून का नाम पूछिए तो डब्बा गोल है, कानून का नाम नहीं पता है। कानून का नाम 3 कानून आए हैं। सबसे पहला कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य ब्रैकेट में संवर्धन और सुविधा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 एक्ट 2020, ये बिल है। दूसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान ब्रैकेट में बंदोबस्ती और सुविधा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020। इसके अलावा इसको अंग्रेजी में कहते हैं द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसके अलावा तीसरा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम पहले से ही है, लेकिन इसमें संशोधन किया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये हैं आपके 3 कानून। तो 3 कानूनों के नाम भले से किसी को याद ना हो जो विरोध कर रहे हैं खास तौर से, लेकिन विरोध करना है जी, हमें विरोध करना है तो विरोध कीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। 3 बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं कि भाई एमएसपी नहीं है, इन कानूनों में एमएसपी नहीं है। तो एमएसपी क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या? मिनिमम, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि आपकी जो फसल है या आपका जो उत्पाद है उसके लिए मिनिमम एक राशि तय की गई है। ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं मिनिमम अर्थात न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं है। एमएसपी का कुछ लोग समझ लें मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है। इसका मतलब यह है कि आपकी वस्तु की, आपकी फसल की, आपके उत्पाद की एक न्यूनतम कीमत तय की गई है, अधिकतम कीमत तय नहीं की गई है। तो एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार ने ये कहा है कि एमएसपी रहेगी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई राजनीतिक दल की तरह कि सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा तो मान लो, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को आप ये समझ लें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस समझ लिया गया है, जिसकी वजह से विरोध हो रही है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि कानून में क्यों नहीं लिखा है? भाई कानून में लिखा होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके उत्पाद की कोई एक मिनिमम राशि तय कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, या आप अपने उत्पाद की राशि खुद तय कर पाएं, भले से वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है। समझ लीजिए कि आपको एक तरफ उत्पाद बेचना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, और वो कह क्या रहे हैं किसान, मतलब आप सुनेंगे उसमें तो कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर कोई कम में ले तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। इसका मतलब अगर आप निर्धारित कर देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस और आप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर कोई नहीं खरीदेगा आपसे, तो इसका मतलब आप तो जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। अब इसको और आगे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखने का नुकसान ये हो रहा है कि आप उसी दाम पर बेचने के लिए बाध्य हैं और आप जो है उससे आगे किसी दाम पर नहीं बेच पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप करेंगे तो कानूनी कार्रवाई का डर है ना। दूसरा, तो इसको आप समझ लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या किसानों को मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। अब मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? मैं ये बात तो
इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि आप ये समझिए कि आपने कितने लोगों ने ये देखा होगा कि किसान मंडी जाते हैं लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिलता। ध्यान रखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित है, उसके बावजूद उचित दाम नहीं मिल रहा है। बात पर ध्यान दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित है लेकिन उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर्याप्त नहीं हो रही है। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसान पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। आप कानून पढ़िए, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पूंजीपति या कॉर्पोरेट या जो समझौता करने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग कर रहा है, तो वो किसान की ज़मीन लीज पर नहीं ले सकता। मतलब किसान की ज़मीन वो पूंजीपति खरीद नहीं सकता। इस बात को कानून में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। तो किसान कंगाल कैसे होगा, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, बड़े बड़े व्यवसायी आएंगे तो किसान उनसे समझौता नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ा बेकार का आर्गुमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपने किसानों को भोंदू समझ रखा है, जो कि आप पूरे देश भर में अपने अनाज की कीमत लगाता है और दूर से देखकर बता देता है कि आलू कैसा है, ये धान किस किस्म का है। आपने उसको भोंदू समझ रखा है कि वो अपना हित नहीं जानता है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी तक क्या व्यवस्था थी? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी? जी हाँ, होती। हरियाणा में जाइए, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिलेगी, लेकिन कोई कानूनी आवरण नहीं था। अब उसके ऊपर कानूनी आवरण लगा दिया गया है। ये चीज़ है। आगे बढ़िए तो आप ये देखिए, किसानों को पेश कैसे किया गया। किसान गरीब है, छोटा है, छोटी ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन भी नहीं है, फिर भी किसान है, तो वो पूंजीपतियों से समझौता कैसे करेगा? और विरोध करने कौन आए हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने देखी होंगी, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे, एक से एक महंगे ट्रैक्टर, एक से एक महंगी गाड़ियां आपने देखी होंगी। और किसान भूखा नहीं मर रहा है, ये इस आंदोलन ने साबित किया है। 6 महीने का राशन पानी लेकर चढ़े हुए हैं दिल्ली पर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो किसान समृद्ध हैं वही लोग चढ़े हुए हैं, जो किसान गरीब है उसकी आवाज़ सामने नहीं आ पा रही है। इस बात को आप क्लियर कर लें। अब कांग्रेस और भाजपा की बात कर लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कोई नया कानून नहीं पास किया है। 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को उठाकर पढ़िए, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि यही कानून हम लेकर आएंगे अगर हम चुनाव जीत जाते हैं। वो आए नहीं। क्या कांग्रेस ने इससे पहले प्रयास किया था? जी हाँ, 2012 में यही कानून पेश किया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा। और आप भाषण सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा भाषण दिया है लोकसभा में उस समय के केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने। 4 दिसंबर 2012 का उनका भाषण सुन लीजिए। वो क्या कह रहे हैं? 8 बिचौलिए हैं किसानों और मार्केट के बीच में। ठीक है, 8 बिचौलिए। वो खुद कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं कि 4 दिसंबर 2012 को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं? और वो कहते हैं कि मंडी में जो माल बिकता है ना, उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है। ये उनके शब्द हैं। आप जाकर कहीं भी वीडियो को ढूंढें और देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसमें कांग्रेस और भाजपा को करने की मतलब ये कहना कि भाई कांग्रेस किसान समर्थक है और बीजेपी किसान विरोधी है, और बीजेपी किसान विरोधी है और कांग्रेस किसान समर्थक है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि जो तर्क आज कांग्रेस दे रही है वही तर्क लोकसभा में खड़े होकर बीजेपी के नेता देते थे। आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। तो इससे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बात और जो जिसके ऊपर बड़ा बवाल मचा है, ये कि जो भंडारण की सीमा है, जो तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट वाला, उसमें यह कहा जा रहा है कि भाई आपने तो पूंजीपतियों को पूरा लाइसेंस दे दिया है कि वो कितनी भी जमाखोरी कर सकते हैं, और वो जमाखोरी करेंगे फिर रेट बढ़ जाएगा, फिर वो मार्केट में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे, किसानों से सस्ते में खरीद लेंगे। पहली बात, किसान अपनी तय की हुई कीमत पर ही बेचे। मैंने पहले कह दिया, किसान भोंदू नहीं है, समझदार हैं। ठीक है, तो आप ये बात को ज़रा दिमाग से निकाल दीजिए कि किसानों को समझ नहीं है और वो डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक होता क्या था, किसानों से डील कौन करता था? जब कपिल सिब्बल जी खुद ही कह रहे हैं कि 15 से 17% ही केवल किसानों तक पहुंचता है, तो सोचिए डील कौन करता है? बीच में जो उन्होंने 8 बिचौलिए बताए ना, वही लोग डील करते थे। किसान की अनाज की उत्पाद की कीमत किसान तय नहीं कर रहा था, वो बिचौलिए तय कर रहे थे, तो इसलिए किसानों को मिलता नहीं था। आपने कभी इस बात पर चर्चा की? आपने न्यूज़ देखी होगी कि किसान का अनाज या उत्पाद, आलू, टमाटर, प्याज,
₹1.50 भी कोई खरीदने वाला नहीं होता है, तो किसान गुस्से में जो है कि जाकर सड़कों पर फेंक के चला आता है। इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई आप सोचिए खुद। हाँ, तो इस पर जमाखोरी वाले पे बात कर देते हैं। कानून में स्पष्ट लिखा है कि यदि अप्रत्याशित रूप से कीमतें बढ़ी, सरकार उसको नियंत्रण करेगी। ठीक है, और सरकार ने भी कहा है कि अगर अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, ठीक है, युद्ध हो जाए, अकाल हो जाए, प्राकृतिक आपदा हो जाए, तो इन आवश्यक वस्तु में वो संशोधन। ध्यान रखें कि ये कानून बदले जा सकते हैं और आवश्यक वस्तुओं में जरूरी नहीं कि जो अभी शामिल कर दी वो हमेशा के लिए शामिल रहेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, और उसमें बार बार बदलाव होता रहता है परिस्थितियों के हिसाब से। आपकी उत्पाद की कीमत आप खुद तय करेंगे या कोई बिचौलिया तय करेगा, इस बात को आपको निर्धारित करना है, और निर्धारित आप ही करेंगे, क्योंकि सूचना आप तक है। आज वो ज़माना नहीं रहा कि कोई आपको पता नहीं चल रहा मार्केट में क्या भाव चल रहा है। आपके पास मोबाइल है, छोटा बड़ा जैसा भी है, आप मंडी में पता कर सकते हैं कि कौन सी मंडी में ज़्यादा भाव मिल रहा है, कौन मुझे ज़्यादा दाम दे सकता है, मैं वहाँ जाकर बेचूंगा। बात कि भाई सड़कें तो है नहीं, किसान जाएगा कैसे, तो सड़कें नहीं है तो सरकार सड़कें बनाए और बुनियादी संरचना का विकास करे, जिससे सड़कें हों और किसान व्यापार करे और अच्छी स्थिति हो। दूसरा, इसमें एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। अभी तक सरकारी नियंत्रण में अनाज और ये सारी सब्जियां और ये कृषि उत्पाद थे। सरकार के पास भंडारण की क्षमता नहीं होती है, नहीं थी, ना है अभी। जिस मात्रा में किसान उत्पादन करते हैं उतनी भंडारण की क्षमता सरकार के पास नहीं है। एक उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण लीजिए, यूपीए सरकार के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाज इतनी भारी मात्रा में सड़ रहा है, आप इसको गरीबों में दान कर दो, गरीबों को मुफ्त में दे दो, गरीबों को बोल दो यहाँ अनाज सड़ रहा है, और जो अच्छा अनाज है वो आप भंडारण नहीं कर पा रहे तो वो उनको कह दीजिए, वो खुद ही आकर ले जाएंगे। ये तक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इसका एक तरीके से किसानों को दिया जाए कि आपको जो दाम दे उसके पास ले। अब दाम कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखिए, किसान ने तय कर लिया कि मुझे इतने पे आपको बेचना है, तो 3 दिन के भीतर अर्थात 72 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगा। ध्यान रखिए, समय सीमा निर्धारित की गई है, तो विवाद निपटारण ये होगा। इस बात को आप क्लियर रखिए कि यहाँ पर कोई चीज़, अब आप कह सकते हैं कि भाई आप तो जो है पूरा किसान बिल के समर्थन में ही बोल दिए। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो बिल में है। अब आप कहेंगे जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई जवाब निश्चित नहीं कर सकते। जैसे मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। भारत में मॉल आए और तमामन मॉल कल्चर का विकास हुआ, बड़े बड़े आउटलेट्स खुल गए, और फिर कहा कि ये जो रेडी पटरी वाले लोग हैं जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, ये लोग साफ़ हो जाएंगे। 2012 से ऐसा कहानी चल रही थी। क्या ऐसा हुआ? आप खुद मार्केट में निकलिए और अपने आसपास देखिए कि क्या छोटी रेडी पटरी वाले लोग ख़त्म हो गए। अब देखेंगे कि बढ़ गए हैं। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए कि कैसे वो कह रहे हैं कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कंपनियों को मंडी से बाहर बेचने पे उनको जो है कोई टैक्स नहीं देना होगा और वो सारी चीज़ें अपने आप खरीद लेंगे। ठीक है, तो इस राज्य सरकारों का दर्द जो है वो यही है कि उनको टैक्स नहीं मिल पाएगा, और इसलिए वो जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर अगर आपका कोई और प्रश्न है तो जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, संभावनाएं तो कुछ भी होती हैं, कल का क्या होगा कोई जानता है? नहीं जानता है। और इस बिल को चलने के बाद, मैं आपको पहले ही शुरू में कह चुका हूँ, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चुनाव होंगे। अगर लोगों को समझ में नहीं आएगा ये बिल क्या है और नुकसान हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार बनी रहेगी? और क्या ये कोई ऐसा कानून है जो कि हमेशा के लिए बना दिया गया है, ये बदलने वाला नहीं है? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। बदला जा सकता है कानून, अगर कानून लोगों का हित और भला नहीं कर रहा है। तो ये इतनी वीडियो को अगर आप देख लेंगे, कोई कमेंट इसके बाद भी आपको करना है, कोई सवाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी कि कोई कह रहा है उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। मंडियाँ कैसे नहीं ख़त्म होंगी? क्योंकि एमएसपी पर अगर आपको बिक्री मिलेगी तो आप वहीं बेचेंगे।
आप कंपनी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपनियां खरीदेंगी बड़ा माल, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पर वो खरीदेंगी। तो छोटा किसान तो वैसे भी उनको नहीं बेच पाएगा, तो उनको मंडी में जाना ही पड़ेगा। तो मंडियाँ तो रहेंगी ही, मंडियाँ नहीं ख़त्म हो सकती। बड़े बड़े जो किसान हैं उन्हीं के पास ही जाएंगे, क्योंकि वो बड़ी फार्मिंग करते हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटा 100 किलो थोड़ी खरीदने जाती हैं, वो 100 क्विंटल खरीदने जाएंगी। तो उन्हीं के पास जाएंगे ना जो 100 क्विंटल खरीद कर दे पाएगा। 1 बीघा ज़मीन में 100 क्विंटल थोड़ी उगता है, वो तो मंडी में ही जाएगा ना बेचने। तो ये साधारण चीज़ें हैं जो समझने की बात है। तो मंडियाँ नहीं ख़त्म होंगी। एमएसपी का किस्सा मैंने आपको बता दिया, वो मैक्सिमम नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और जो विरोध है, चाहे वो कांग्रेस कर रही है चाहे भाजपा कर रही है, 2012 में भाजपा विरोध कर रही थी, 2020 में कांग्रेस विरोध कर रही है। तो इसमें इन चीज़ों को ना लीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया ये व्यवस्थाएँ क्यों बन रही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था बनी उसी के हिसाब से आपको काम करना है, इसलिए ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएँ हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई सवाल, कोई चीज़ छूट गई है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, निश्चित तौर पर मैं वहाँ पर उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही आपसे अनुरोध कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, सभी लोगों तक पहुँचाएँ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट है तो कमेंट कीजिए, प्रतिक्रिया अवश्य आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।